चातुर्वर्ण जिसमें पुराने नाम जारी रखे गए हैं घिनौनी वस्तु है, जिससे मेरा पूरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मैं केवल भावनाओं के आधार पर चातुर्वर्ण के प्रति आपत्ति प्रकट करूं। इसका विरोध करने के लिए मेरे पास अधिक ठोस कारण है। इस आदर्श की अच्छी जांच परख के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह चातुर्वर्ण सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यवहारिक, घातक और अत्यंत असफल रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से भी चातुर्वर्ण से ऐसी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जिन पर इसके समर्थकों ने ध्यान नहीं दिया। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप से भिन्न है। न केवल मूल रूप से भिन्न है, बल्कि मूल रूप में परस्पर विरोधी है। पहला सिद्धांत गुण पर आधारित है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर ऊंची हैसियत पा जाए तो आप उसे कैसे उस जगह से हटने के लिए बाध्य करेंगे, और लोगों को इस बात के लिए कैसे बाध्य करेंगे कि वे उस व्यक्ति की, जिसकी भले ही जन्म के आधार पर हैसियत निम्न स्तर की रही हो, उसे उसके गुण के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करे। उसके उद्देश्य से वन व्यवस्था की स्थापना के लिए पहले जाति प्रथा को समाप्त करना होगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? जाति के आधार पर बनी 4000 जातियों को मात्र 4 वर्गों में किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है? चातुर्य वर्ण के समर्थक चातुर्य वर्ण की स्थान की सफलता चाहते हैं तो उन्हें एक अन्य कठिनाई का भी समाधान ढूंढना होगा। चातुर्य वर्ण के सिद्धांत में यह पूर्व कल्पना है कि लोगों को 4 निश्चित वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या यह संभव है? इस दृष्टि से चातुर्य वर्ण प्लेटो के आदर्श की तरह ही दिखाई देता है, जैसे कि आगे बताया गया है। प्लेटो के अनुसार लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार 3 भागों में रखा गया था। उसका मानना था कि कुछ लोगों का विशिष्ट लक्षण है बहुत भूख लगना। प्लेटो ने उन्हें श्रमिक और काम धंधे करने वाले लोगों के वर्ग में रखा। अन्य लोगों को उसने भूख शांत करने में लगे रहने के साथ साथ बहादुर प्रवृत्ति भी पाया। इन्हें उसने युद्ध के समय रक्षक वर्ग में और आंतरिक शांति बनाए रखने वालों के वर्ग में रखा। अन्य लोगों में उसने यह देखा कि उनके पास वस्तुओं और तथ्यों के आधारभूत सार्वभौम कारण को समझने की क्षमता थी। ऐसे लोगों को उसने शेष लोगों के लिए कानून बनाने वाले वर्ग में रखा। लेकिन प्लेटो के उक्त गणराज्य रिपब्लिक की जिस बात के लिए आलोचना की जाती है, वही आलोचना चातुर्वर्ण की व्यवस्था के संबंध में भी की जा सकती है, क्योंकि इसका आधार यह संभावना है कि सभी लोगों को बिल्कुल सही ढंग से 4 अलग अलग वर्ग में रखा जा सकता है। प्लेटो के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि उसका सभी लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग विशिष्ट वर्गों में निर्जीव व्यक्तियों की तरह डाल देना मनुष्य और उसकी शक्तियों के प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। प्लेटो को इस बात का सम्यक ज्ञान नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, वह 100% औरों की तरह नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति का अपना वर्ग अलग ही होता है। वह इस तथ्य को पहचान नहीं पाया कि एक ही व्यक्ति की सक्रिय प्रवृत्तियों में अनंत विविधताएं हो सकती हैं या उसमें प्रवृत्तियों के असंख्य योग हो सकते हैं। उसके विचार से व्यक्ति के गठन में कई प्रकार की क्षमताएं या शक्तियां होती हैं। उसके कथन की असत्यता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध हो गया है कि व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट वर्गों में निर्जीवों की तरफ विभाजित कर देना उनके प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना है। वस्तुतः यह विचार इस योग्य ही नहीं है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कारण अगर हमें व्यक्तियों के गुणों को उपयोग करना है तो उनका वर्गों में विभाजन पूर्णतः असंगत होगा, क्योंकि व्यक्तियों के गुण या विशेषताएं अति विविध प्रकार की होती हैं। इसलिए जिस कारण से प्लेटो के गणराज्य की कल्पना असफल सिद्ध हुई, उसी कारण चातुर्य वर्ण भी असफल होगा। अर्थात व्यक्तियों को एक वर्ग या दूसरे वर्ग का मानकर उन्हें अलग अलग खानों में बांटना संभव नहीं है। लोगों को बिल्कुल सही तौर पर 4 निश्चित वर्गों में बांटना इसलिए भी असंभव है कि यह सिद्ध है कि पहले जो 4 वर्ग थे वे अब 4000 जातियों में बंट गए हैं। चातुर्वर्ण की स्थापना के मार्ग में एक तीसरी कठिनाई भी है। अगर चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो भी जाए तो उसे किस तरह बनाए रखा जाएगा? चातुर्वर्ण की सफलता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एक दंड पद्धति भी रहे जो दंड विधान के जरिए इस व्यवस्था को जारी रखे। चातुर्वर्ण को तोड़ने वालों से निपटने की समस्या इसमें लगातार आती रहेगी। अगर इस व्यवस्था को तोड़ने पर दंड का विधान न हो तो लोगों को उनके अपने अपने वर्ग में बांधे रखना संभव नहीं होगा। पूरी पद्धति छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि यह वर्गीकरण मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। चातुर्वर्ण अपनी अंतर्निहित अच्छाई के आधार पर भी बना नहीं रह सकता, इसे कानून द्वारा ही लागू कराना होगा। दांडिक अनुशासित के बिना चातुर्वर्ण के विचारों को चरितार्थ नहीं किया जा सकता।
इसका प्रमाण रामायण की एक कथा में मिलता है जिसमें राम ने शंबुक का वध किया था। कुछ लोग राम को दोषी मानते हैं कि उन्होंने खिलवाड़ स्वरूप या किसी कारण के बिना शंबुक का वध किया था। परंतु यदि राम पर शंबुक की हत्या करने का दोष लगाया जाता है तो संपूर्ण स्थिति को गलत समझना होगा। रामराज चातुर्वर्ण पर आधारित राज था। राजा के रूप में राम चातुर्वर्ण को अक्षुण्ण रखने के लिए बाध्य थे। अतः शंबुक की हत्या करना उनका कर्तव्य था। क्योंकि शंबुक शूद्र था और उसने अपने वर्ग का अतिक्रमण किया था तथा वह ब्राह्मण बनना चाहता था। यही कारण है कि राम ने शंबुक को मार डाला। लेकिन इससे यह प्रकट होता है कि चातुर्वर्ण को बनाए रखने के लिए दंडित अनुशासित आवश्यक है। इसके लिए न केवल दांडिक अनुशासित बल्कि मृत्यु दंड भी आवश्यक है। यही कारण है राम ने शंबुक को मृत्यु दंड से कम दंड नहीं दिया। यही कारण है कि मनुस्मृति में इतना भारी दंडादेश विहित किया गया है। यदि कोई शूद्र वेद पाठ करता है या वेद पाठ सुन लेता है तो उसकी जीवा काट ली जाए और उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। चातुर्वर्ण के समर्थकों को यह आश्वासन देना होगा कि वे मनुष्यों का वास्तविक वर्गीकरण करेंगे और 20वीं शताब्दी के आधुनिक समाज को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह मनुस्मृति की दांडिक अनुशास्त्रियों में संशोधन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि चातुर्वर्ण के समर्थकों ने यह नहीं सोचा है कि उनकी इस वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का क्या होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा या उन्हें अपने पतियों का दर्जा प्राप्त कर लेने दिया जाएगा? यदि स्त्री का दर्जा शादी के बाद बदल जाएगा तो चातुर्वर्ण के सिद्धांत का क्या होगा? अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुण पर आधारित होना चाहिए? यदि उनका वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है तो क्या उनका ऐसा वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक? यदि वह नाम मात्र का है तो बेकार है। इस स्थिति में तो चातुर्वर्ण के समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होती। यदि यह वास्तविक है तो क्या चातुर्वर्ण के समर्थक स्त्रियों पर इस व्यवस्था को लागू करने के तर्कसंगत परिणामों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? उन्हें महिला पुरोहित तथा महिला सैनिक रखने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज महिला शिक्षकों तथा महिला बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो गया है। वह महिला किन्वकों और महिला कसाईयों के लिए भी अभ्यस्त हो सकता है। लेकिन वह एक बहादुर आदमी होगा जो यह कहेगा कि हिंदू समाज महिला पुरोहित और महिला सैनिकों के लिए अनुमति देगा। लेकिन यह स्त्रियों पर चातुर्वर्ण लागू करने का तर्कसंगत परिणाम होगा। इन कठिनाइयों के बावजूद मेरा विचार है कि एक जन्मजात मूर्ख को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यह आशा और विश्वास नहीं कर सकता कि चातुर्वर्ण का फिर से सफल उद्भव होगा।